हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने आज के सेशन को विथ एप्लीकेशंस ऑफ लेचर-लायर प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रिया. आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय एप्लीकेशन नंबर 2, राइट? एप्लीकेशन नंबर 2 ऑन फिजिकल इक्विलिब्रिया. कल हमने बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात की थी. आज बात करेंगे हम दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, राइट? सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे, जो लिक्विड वेपर या एक सबस्टेंस का लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है. नॉट नेसेसरली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, लाइक सॉलिड लिक्विड विच वाज ओनली पॉसिबल एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड. जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है बेटा, ये किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है. लेकिन अगर मैं इस लिक्विड वेपर या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को कंसिडर करूं एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, राइट? एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो उस वक्त क्या होता है, जो इसका वेपर फेज है जिसके साथ लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इस वेपर फेज का अपना वेपर प्रेशर जो है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जो है, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज नॉर्मली 1 atm. तो जिस भी किसी टेम्परेचर पे एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उस टेम्परेचर को आपने बॉइलिंग पॉइंट कहा. सो जब मैंने कहा कि मैंने इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट पे लिया, आई मीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, दैट मीन्स इस बारी जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm, क्योंकि मैंने इसको यहां पे अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे लिया हुआ है. अब अगर हम ऐसा करें, इस लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, राइट? तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से आपका कोई भी सिस्टम जो है वो हमेशा लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं. सो जो ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया बेटा, आपके वेपर फेज मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आके कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिक्विड फेज हमेशा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू वेपर फेज. दैट मीन्स प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये इक्विलिब्रियम जो होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. क्योंकि लिक्विड का वेपर फेज में कन्वर्ट होना एंडोथर्मिक होता है और वेपर का कंडेंस होकर लिक्विड बनना एक्सोथर्मिक होता है बेटा. सो जो ही आपने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे लिया था, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था, अब जाके मैंने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया 1 atm से 2 atm, 10 atm, व्हाटएवर. सो जो ही हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिस्टम जो है लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएगा. दैट मींस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब जो ही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, क्या अब हायर प्रेशर पे इक्विलिब्रियम है? नहीं है, दैट हैज बीन डिस्टर्ब. अब अगर आप इस हायर एक्सटर्नल प्रेशर पे इस लिक्विड सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना चाहें, तो आपको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो होगा बेटा वो फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा, और उसका वेपर प्रेशर जो है वो अब जाके जो हायर एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर करना पड़ेगा. बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है. क्योंकि इस बारी वेपर प्रेशर ज्यादा है, सो अगर आपने इस बारी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है बेटा, तो आपने इक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर करने के लिए लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करना एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंड यू नो, जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं दे आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर्स. दैट मींस अगर आपने इस इक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर करना है ताकि मोर ऑफ गैस बनाया जाए, ताकि उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज किया जाए, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, यू हैव टू सप्लाई द हीट. सो जो ही आप बेटा इस सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे, तो आपका लिक्विड जो होगा वो वापस वेपर फेज में चला जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम फिर से रेस्टोर हो सकता है. लेकिन जो नया इक्विलिब्रियम रेस्टोर होगा, ठीक है, क्या वो हायर टेम्परेचर पे रेस्टोर हुआ कि लोअर टेम्परेचर पे? ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर पे रेस्टोर हुआ. मैंने बस क्या किया था, मैंने तो बस प्रेशर बढ़ा दिया था. सो दैट मींस वन थिंग, किसी भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने की वजह से, किसी भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने की वजह से दो चीजें होती हैं. एक, आपका वहां पे ज्यादा लिक्विड बनने लगता है बिकॉज इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर वॉल्यूम, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है. सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहां पे कोट करोगे, दैट्स नंबर 1, इंक्रीज इन प्रेशर जो है, इंक्रीज इन प्रेशर जो है बेटा, इट फेवर्स, राइट, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ लिक्विड, मोर ऑफ लिक्विड. क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड ऑक्यूपाइज लोअर वॉल्यूम, एब्सोल्युटली राइट। और इसी तरह से बेटा दूसरी बात आपने देखी कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, राइट। इंक्रीज इन प्रेशर increases the boiling point as well। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जो boiling point of a liquid होता है that is always directly proportional to external pressure। जितना external pressure आप liquid पे increase करेंगे उतना boiling point जो होता है बेटा वो liquid का increase हुआ करता है। और ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। सो दैट वाज माय सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लीचर-लायर प्रिंसिपल। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन बेटा दैट इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, फाइन। अगर आप कोई गैस लेते हैं और इसको आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद आपका सॉल्यूशन बनाता है जिसको आप गैस लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, फाइन। जब गैसियस पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, गैसियस पार्टिकल्स प्योर स्टेट में काफी दूर दूर हुआ करते थे, उनके बीच में इंट्रैक्शंस काफी वीक हुआ करती थी। लेकिन जब गैस लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया तो पार्टिकल्स बहुत नजदीक रहे, तो उसकी वजह से इंट्रैक्शन जो है बेटा वो स्ट्रांग होती है। So gas liquid interaction is more stronger as compared to gas gas। तो गैस जब प्योर स्टेट में था इंट्रैक्शंस वीक थी, लेकिन जब यही गैस लिक्विड स्टेट में चला गया और गैस लिक्विड इंट्रैक्शन बना गया तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुई है। जिस भी प्रोसेस के दौरान सिस्टम वीकर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस की तरफ जाए दैट ऑलवेज लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। सो दैट मींस यहां पे जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसेस होगी बेटा दैट विल बी एक्सोथर्मिक। और अगर आप इस गैस लिक्विड सॉल्यूशन में से इस गैस को बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि इनको अलग अलग करना चाहते हैं, यानी कि प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन सेपरेट होकर गैस और लिक्विड बना रहा है, फाइन। अगर आप इस गैस को लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर निकालना चाहें बेटा, आपने गैस लिक्विड इंट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस जो है बेटा ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट। अब ये वाला इक्विलिब्रियम जो होता है गैस का लिक्विड में डिसॉल्व करने का, ये भी किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है, इसमें कोई टेम्परेचर स्पेशल नहीं है। अब मान लीजिए मैंने किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया, और जो ही मेरा सॉल्यूशन सैचुरेशन स्टेज पे पहुंचा, सैचुरेशन स्टेज आपको पता है बेटा ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सो जितना गैस डिसॉल्व हो सकता था इन द लिक्विड स्टेट उतना जब मैं कर चुका हूं तो उस पर्टिकुलर स्टेज को सैचुरेशन स्टेज कहते हैं, और उस सैचुरेशन स्टेज पे बेटा एक इक्विलिब्रियम सेट होता है जिसको सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस होगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ द गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। सो एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट अब प्रेशर का इंपैक्ट और टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा बेटा। अगर हम सपोज प्रेशर इंक्रीज करेंगे, राइट, जो ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ऑन द गैस लिक्विड सॉल्यूशन, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से सिस्टम ट्राइज टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम। क्योंकि इस बारी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है और आपके पास इनिशियल स्टेट प्योर गैस है, प्योर गैस और प्योर लिक्विड है, राइट बेटा। क्योंकि प्योर गैस जब सॉल्यूशन फेज में जाता है तो पार्टिकल ज्यादा नजदीक रहने की वजह से इट ऑक्यूपाइज लोअर वॉल्यूम, तो आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू प्योर गैस एंड प्योर लिक्विड। सो इन दिस सिनेरियो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे सिस्टम कोशिश करेगा लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की, यानी कि आपका ज्यादा गैस जो होगा वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी बेटा वो ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो इंक्रीज इन प्रेशर जो है दैट विल बी लीडिंग टू इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ये सबसे पहली बात है बेटा जो आपको प्रेशर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो दैट मींस गैसेस के केसेस में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हुआ करता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हुआ करता है बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। आपने किस प्रेशर पे गैस को डिसॉल्व किया हुआ है वो डिसाइड करेगा बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। जितना ज्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करोगे उतना सिस्टम लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएगा, और जितना सिस्टम लोअर वॉल्यूम की तरफ जाता है दैट मींस उतना वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन ज्यादा बनाएगा, राइट। वन सेकेंड इज दैट अगर हम इसमें टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि
टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती है। अब अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर मींस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ उसकी वजह से ज्यादा गैस जो है बेटा वो सोल्यूशन फेज में चली गई। दैट मींस टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन को बेटा फेवर करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करने का मतलब ये है जो गैस डिसॉल्व हो चुकी है वो गैस बाहर आ रही है। तो जो गैस डिसॉल्व हो चुकी, टेम्परेचर बढ़ाने से वो गैस बाहर आ रही है, दैट सिंपली मींस बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट गई। टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी थी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट गई, दैट मींस सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा बेटा। सो दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा दैट विल श्योरली लीड टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। सो आई कैन से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है, राइट, I can say solubility of gas जो है बेटा it is inversely proportional to temperature of the system, right? जितना सिस्टम का टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे solubility जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास 3 तरह के फिजिकल इक्विलिब्रिया थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी कि इसमें लीचर-लाइट प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है और प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है इन तीनों इक्विलिब्रिया पे। That's all about chemical equilibrium, right? Now I have actually chosen some 10 odd questions on the Lecher-Light principle। हम इसी तरह से बेटा हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया करेंगे, राइट बेटा? Which of the following reactions will not be affected by increasing the pressure? अगर इनमें से किसी भी रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, राइट, प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, तो आप बताइए बेटा प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से, आराम से बात समझना, कौन सा इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा? कौन सा इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा? अब आपको पता है जिन भी रिएक्शंस में डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू होता है 0, दे नेवर रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द प्रेशर्स। ये बात मैंने आपको वाज़ा करके बताई है। अब आपको देखना है कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एन ऑफ गैस आपके पास 0 है। अगर आप पहली रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें डेल्टा एन ऑफ ए गैस है +1। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें डेल्टा एन ऑफ ए गैस है 0। तीसरी रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें डेल्टा एन ऑफ गैस है +1। चौथी की बात करेंगे, इसमें फिर से डेल्टा एन ऑफ गैस है 0। तो फिर से इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस बेटा सही हैं, एक ऑप्शन फर्स्ट और दूसरा आपके पास है बेटा ऑप्शन फोर्थ, राइट? इन दोनों केसेस में आपने देखा कि रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बिकॉज इन दोनों केसेस के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस जो था दैट वाज इक्वल टू 0। फाइन, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O gas, right, gives this one. At a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by equilibrium amount, right? Equilibrium amount कैसे increase हो सकता है? Amounts can be changed. Amounts can be changed, right? Equilibrium forward direction में shift होगा, CO2 बढ़ेगा। Equilibrium backward direction में shift होगा, CO2 घटेगा, right? Exactly वही आपको पूछा जा रहा है। At a given temperature, that means temperature के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, आपको बस ये पूछा जा रहा है equilibrium amount of carbon dioxide कैसे बढ़ेगा? Option first, adding a suitable, ये क्या है अर्षद इसमें adding a suitable? और लिख मत, wait, I'll see. Adding a suitable catalyst, right? It is adding a suitable catalyst. Okay. Adding a suitable catalyst. अगर आप catalyst की बात करते हैं, आपको पता है बेटा catalyst की वजह से composition of equilibrium mixture change नहीं होता। जितना प्रोडक्ट बनता है विदाउट कैटलिस्ट उतना ही बनता है विथ कैटलिस्ट भी। तो कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम अमाउंट किसी का चेंज नहीं होता। सिर्फ कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट अ फास्टर रेट। ओके, सो पहला जो आपके पास है दैट इज इनकरेक्ट। नंबर 1, एडिंग एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जब भी आप ऐड करेंगे वो भी कांस्टेंट प्रेशर वाला, तब जाके इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता था इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मगर यहां पे आप देखिए इस रिएक्शन का डेल्टा एन ऑफ गैस है 0, सो इनर्ट गैस का इस रिएक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने का मतलब यह है कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है ना? सो जो ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, डिक्रीज इन वॉल्यूम मींस आपने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर की वजह से इस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि रिएक्शन का डेल्टा एन ऑफ गैस जो दैट्स इक्वल टू 0,
और जब भी किसी रिएक्शन का डेल्टा एन ऑफ ए गैस जीरो होगा बेटा, प्लीज याद रखना ऐसी रिएक्शंस में प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज करने का मतलब यह था कि हमने इस पे प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने की वजह से सिर्फ वो रिएक्शंस बेटा रेस्पॉन्ड करती हैं जिन रिएक्शंस का डेल्टा एन ऑफ ए गैस नॉन जीरो होगा। इस रिएक्शन का डेल्टा एन ऑफ गैस तो जीरो है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वन, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सीओ। अगर सीओ बेटा ऐड किया जाए, बीइंग अ गैस, सीओ ऐड करने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया बेटा, तो आपका ऑब्वियसली वहां पे CO2 ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 विल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, राइट? सो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3 times X gas plus Y times gas gives X3Y gas. The amount of X3Y at equilibrium is affected by, right? पहली बात आपको यह समझनी है कि रिएक्शन का नेचर क्या है, बिकॉज इसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? और टेम्परेचर जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो आपको जब तक रिएक्शन का नेचर नहीं पता होगी, एक्सो है, एंडो है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। अब अगर आप रिएक्शन पे नजर मारें, दिस रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यू कैन सी it is 3 times x plus y, है ना बेटा? it is 3 times x plus y in equilibrium with x3y. अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे, इट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पे 4 पार्टिकल्स कंबाइन होकर सिर्फ एक पार्टिकल बना चुके हैं। और मैंने आपको कल वाली क्लास में कहा था बेटा, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर यूजुअली एक्सोथर्मिक इन नेचर। दैट मीन्स बेटा ये वाली रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी लेस देन 0। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको बस इतना पूछा गया है, अमाउंट ऑफ X3Y जो है किससे अफेक्ट होगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में भी फर्क है, रिएक्टेंट साइड से 4 मोल्स हैं गैस के, प्रोडक्ट साइड से 1 ही मोल है गैस का, तो इसका डेल्टा एन ऑफ गैस जो है बेटा वो भी आपका नॉन जीरो है। जब भी डेल्टा एन ऑफ गैस नॉन जीरो होगा, देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपकी रिएक्शन में डेल्टा H जो है दैट इज एक्चुअली नॉन जीरो। फाइन। So question says the amount of X3Y at equilibrium is affected by, ये तो नहीं बता रहा है कि इंक्रीज किससे होगा, डिक्रीज किससे होगा, ये बोल रहा है सिर्फ इफेक्ट किससे होगा, यानी कि चेंज किससे होगा। टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होगा, प्रेशर की वजह से भी चेंज होगा। इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर ओनली? नो। प्रेशर ओनली? नो। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से आपको पता है बेटा अमाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है बेटा। सो अमाउंट जो है बेटा ऑफ X3Y उस पे कैटलिस्ट की वजह से, यहां तक तो ठीक था, मगर इस पर्टिकुलर चीज ने बेटा इसको गलत कर दिया। सो आपका सही आंसर जो जाना चाहिए दैट हैज टू बी ऑप्शन फर्स्ट, राइट? आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू लीचर-लायड प्रिंसिपल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लीचर-लायड्स प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, राइट? आपके पास एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, ठीक है? इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हो। आपको पता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एंडोथर्मिक होता है और लिक्विड का सॉलिड में वापस कन्वर्ट होना एक्सोथर्मिक होता है। फाइन। सो अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू लीचर-लायड प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज, राइट? अगर इस इक्विलिब्रियम में आप हीट सप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉलिड विल डिक्रीज। Surely yes. Why? Because heat सप्लाई करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होने से सॉलिड जो आपका होगा बेटा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। जब आपका सॉलिड वहां पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिड अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, अमाउंट डिक्रीज होगा। उसने कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहा था। अगर ये कहता कि कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का डिक्रीज होगा, आई वुड हैव सेड नो, बिकॉज जो आपके पास प्योर सॉलिड्स होते हैं बेटा उनका अमाउंट चेंज होता है मगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। सो अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज होगा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज फाइन। अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, नो, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से बेटा जो आपके पास लिक्विड होगा दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। टेम्परेचर टू राइज, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो ना इतना अच्छा क्वेश्चन और इतनी आसान सी लैंग्वेज में आप बेटा इसको समझ सकते हैं। जब आपका इक्विलिब्रियम सेट होता है, हीट सप्लाई जो भी आप करते हैं ये हमेशा उस इक्विलिब्रियम में एंडोथर्मिक प्रोसेस में यूज हो जाती है। ये कभी भी
टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम नहीं आता। हमेशा टेम्परेचर में सिर्फ वो वाला पार्ट ऑफ हीट यूटिलाइज होगा जो कि आपकी रिएक्शन में या प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हुआ। और इक्विलिब्रियम जब तक है तब तक बेटा जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो हीट सिर्फ जो है प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। सो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में जब आप हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो जाएगा। जब सॉलिड को लिक्विड में वो कन्वर्शन में यूज होता चला गया, क्योंकि वो हीट यूज हो रहा है इन सम फिजिकल चेंज, दैट हीट कैन नेवर लीड टू चेंज इन द टेम्परेचर। बात समझ लो बेटा, हीट can never lead to change in the temperature. So that means, और उसके बाद जब आप हीट सप्लाई करेंगे राइट, क्योंकि अगर आप सपोज आइस वाटर सिस्टम की बात करेंगे, लेट इट बी आइस वाटर सिस्टम की बात करेंगे, दिस इक्विलिब्रियम इन द आइस वाटर सिस्टम विल बी ऑब्जर्व्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइन। अब अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई क्लोज्ड वेसल लेते हैं बेटा जिसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में मौजूद है, अगर आप इस वेसल को हीट सप्लाई करोगे सो दैट हीट विल कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड। और जब तक ना ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब तक सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। और जो ही कन्वर्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो आप हीट सप्लाई करोगे बेटा वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम आता है। फाइन। So what the question says is that according to Dirichlet principle, adding heat to a solid and liquid in equilibrium will cause amount of solid to decrease, that's fine. Temperature to rise, no, because जो भी heat आप supply करोगे वो process में use होगा बेटा, वो system का temperature नहीं बढ़ा पाएगा। Temperature to fall ये भी तो possible नहीं है, तो ये आपके पास तीनों options last वाले गलत थे। I'll just move on to the next one. In the formation of nitric acid, N2 and O2 are made to combine. Thus N2 plus O2 in equilibrium twice NO plus heat, right? ये आपके पास बेटा रिएक्शन है। This is your reaction. अब रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, N2 plus O2 gives twice NO plus heat, यानी कि एक तो यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो जाए, रिएक्शन को बेटा एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन but endothermic in backward direction. Fine beta. So exothermic in forward, endothermic in backward. Then the question says which of the following conditions will favor the formation of NO, right? NO को कौन सी condition favor करेगा? क्योंकि exothermic reactions are favored by low temperatures, it has to be low temperature, right beta? High temperature भी नहीं, freezing point भी नहीं, all are favorable ना, it has to be low temperature जो इस particular reaction को favor करेगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा आप खुद सॉल्व करें। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ CaCO3 ऑन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर इस इक्विलिब्रियम में, फाइन, अगर इस इक्विलिब्रियम में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाए तब इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो चीज आपको पूछा गया है। शाबाश। आपसे ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा क्लास में भी, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कुछ और सॉलिड ऐड करने की वजह से उसका अमाउंट चेंज होगा मगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। और लीचर-लाइट प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशंस रादर देन चेंजेस इन द अमाउंट्स। तो यहां पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा बेटा डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बनाएगा, मगर प्लीज याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इक्विलिब्रियम विल नॉट रेस्पॉन्ड, राइट? इक्विलिब्रियम इज नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मगर बीइंग ए सॉलिड इसकी कॉन्सेंट्रेशन चूंकि कांस्टेंट रहती है, सो इट विल बी रिमेन्स अनअफेक्टेड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा बेटा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In which of the following reactions the yield of products does not increase by increasing the pressure? इनमें से कौन सी रिएक्शन में, आप क्वेश्चन भी साथ साथ प्लीज लिख दीजिएगा या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बाद में आप क्वेश्चंस जो है नोटबुक पे उतार सकते हैं।
क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स का अमाउंट डज नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हमेशा प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है दैट प्रोड्यूसेस लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी कि जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे दे विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, और जिस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे तो हाई प्रेशर लेने की वजह से उनका यील्ड कम होगा। सो प्रेशर बढ़ाने से उन रिएक्शंस का यील्ड बढ़ेगा जिनमें प्रोडक्ट साइड से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, और प्रेशर बढ़ाने से उन रिएक्शंस का यील्ड प्रेशर बढ़ाने से उन रिएक्शंस का यील्ड ज्यादा होगा जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड से कम होंगे, और प्रेशर बढ़ाने से उन रिएक्शंस का यील्ड जो होगा बेटा वो कम होगा जिनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या प्रोडक्ट साइड से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होते हैं। बात देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स डज नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहले केस में डेल्टा एन ऑफ ए गैस है 0, ऑब्वियसली नो इफेक्ट, राइट। दूसरे केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, so it is 3 moles on the reactant side and 2 moles on the product side, so the yield of the reaction does not increase by increasing the pressure। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इसमें तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, फाइन। इसमें प्रेशर बढ़ाइए, यील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। इसमें प्रेशर बढ़ाइए, इसमें भी यील्ड ज्यादा होगा बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। तो पहला केस सिर्फ ऐसा है जिसमें यील्ड पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, राइट। सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक वी आर डन विथ द क्वेश्चन आंसर सेशन हियर। और इनमें से जो भी क्वेश्चंस में आपको कहीं पे दिक्कत आए प्लीज टेक्स्ट मी, प्लीज व्हाट्सएप मी, और मैं इन क्वेश्चन या आपका जो असाइनमेंट है उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी प्लीज सॉल्व करिएगा। और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं प्लीज मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो। सी यू इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इज संडे, यू कैन एंजॉय योर टाइम विथ योर बुक्स एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू बैक ऑन मंडे। अस्सलाम वालेकुम।